चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग नैफ्थलीन में कहाँ पर ईएस होगा उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई नैफ्थलीन में अल्फा और बीटा दो पोजीशंस होती हैं, और अल्फा पोजीशन से जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, अल्फा पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो 7 बनता है। और बीटा पे, हाँ याद आया, बीटा पे आपको करने को दिया था, है ना, तो होपफुली कर लिए होंगे आप लोग। बीटा पे जब अटैक होगा तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो उसको एक बार मुझे करके, है ना, बताना कि उसमें 6 बने हैं, फोटोज वगैरह भेजना उसका। ठीक है, तो उस पर नहीं जा रहे हम लोग, है ना। जीओसी में मैंने कराया था वो क्वेश्चन, आप जीओसी की कॉपी रिवाइज कर लीजिए, वहां पर दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाया था, और एक और क्वेश्चन बढ़िया करवाया था जो आईटी में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ा जाए, है ना। आज होपफुली हम लोग ये खत्म कर देंगे। तो देखो भाई, तो अगर मान लो, अगर हम एक और क्वेश्चन आपको दें, ये मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और लेट अस से यहाँ पर ओ सी एस टी लगा हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अगर एडिशन आप लोग कराना चाहते हैं, ठीक है, विजिबल है, तो इसमें कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस नेप्थलीन में जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन पहले से है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो उस बेंजीन रिंग पर अटैक होगा जो ज्यादा एक्टिवेटेड होगा, याद है, मोर एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग अंडरगोज द रिएक्शन फर्स्ट। क्लियर बात, और वही बात थी, और जो ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। याद आ रही है बात ना, ये दो बात हम लोग किए थे, है ना, ओरिएंटेशन वाले उसमें ना, पॉली सब्स्टिट्यूट में। तो जरा यहाँ देखा जाए, तो यहाँ एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन ये है, ऐसा मान सकते हैं, और इस बेंजीन पर OCH3 जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो बेंजीन रिंग है इस पर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस वाले पर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक OCH3 है और एक बेंजीन है। क्यों भाई, है ऐसा? तो मतलब अटैक इस वाले बेंजीन रिंग पर होगा, बिकॉज इस पर दो एक्टिवेटिंग है, तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। ठीक है, ऑल्दो पूरा बेंजीन रिंग नहीं है वो, लेकिन नैफ्थलीन में हम लोग वैसे ही समझते हैं। ठीक है ना भाई, चलो, तो देखो, अब फिर से वही बात कि ये पोजीशन अल्फा हो गई, ये पोजीशन बीटा हो गई, ये पोजीशन अल्फा हो गई, ये पोजीशन बीटा हो गई, है ना, ये दो पोजीशंस हैं, और हम लोग को मालूम है कि नैफ्थलीन में अल्फा पोजीशन पर अटैक जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है बीटा पोजीशन की तुलना में। बीटा पोजीशन में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और अल्फा पोजीशन में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसके पास दो अल्फा पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ना भाई, सिंपल है। तो या तो आप यहां अटैक सोचोगे, या आप यहां अटैक सोचोगे, मतलब इन दोनों अल्फा पर ही अटैक अपने को सोचना है। कहानी समझ में आ गई, हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो समझ में आया सबको, है ना। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैं नैफ्थलीन को भी हम लोग दो बेंजीन की तरह समझ रहे हैं। ठीक है, और दो नैफ्थलीन दो फ्यूज बेंजीन रिंग होता है, बट हम उसको दो बेंजीन की तरह समझ रहे हैं। ठीक है, ईएस कराने के लिए, तो ये बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है इस बेंजीन रिंग की तुलना में, क्योंकि इससे, है ना, सिर्फ ये बेंजीन जुड़ा है, एक सब्स्टिट्यूशन है ना, और ये एक्टिवेटिंग होगा उसके लिए, और इसके पास दो ग्रुप है, एक ये और एक ये बेंजीन, है ना। और ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास दो पोजीशंस है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा, इसके ऑर्थो पैरा नहीं सोचेंगे अभी, है ना, इसके ऑर्थो पैरा नहीं सोच रहे हम लोग। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा पोजीशन होता है, ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता है। नहीं, तो अल्फा बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे, मतलब अटैक अल्फा पर ही होगा, क्योंकि अल्फा से 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर बीटा पर होगा क्या, है ना, बीटा पर अगर अल्फा सारा भरा होगा तब बीटा पर होगा। ये बात आई समझ में? तो बस अब अपने को चेक करना है कि ये अल्फा अटैक ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देगा या ये अल्फा अटैक।
ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स देगा, है ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स देगा या ये वाला ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स देगा, यही बात देखते थे हम लोग। तो देखो जब यहां अटैक होगा, जब यहां अटैक होगा, तो देखो ऐसे समझो कि मान लो हम लोगों ने यहां पर अटैक करा दिया है और ये अपना OCH3 ग्रुप यहाँ पर लगा ही हुआ है, और अगर हम लोग ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ करा दिया है तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग ने यहाँ अटैक करा दिया तो देखो ये प्लस चार्ज आया और फिर ये रेजोनेंस होकर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कितने बनेंगे भाई, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है, चेंज तो नहीं हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। और प्लस एक चीज और दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर जो प्लस चार्ज आ रहा है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग के थ्रू हाईली 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 स्टेबलाइज्ड है, बात आई समझ में। तो इसका मतलब इसके पास 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और प्लस एक बैक बॉन्डिंग है, ये दिखाई दिया भाई अपने को, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो, है ना, अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लो यहां अटैक हुआ होता, तो इसको भी कंपेयर कर लिया जाए, अगर यहां अटैक हुआ होता तो जो अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ता, प्लस चार्ज यहाँ आता, OCH3 जहां है वहीं रहता, है ना, और ये पाई बॉन्ड ऐसा रहता, बाकी सारे पाई बॉन्ड अपनी जगह पर रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्लस चार्ज फिर इसके साथ रेजोनेंस में आता, मतलब यहाँ पर भी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही। अब ये मत सोचो सर नीचे अटैक किया, सर हम लोग ऊपर से किए थे, भाई अल्फा पोजीशन एक ही जैसा है ना, यहाँ पर है, यहाँ प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज, फिर रेजोनेंस में पूरा चला जाएगा, ठीक है, तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बनेंगे, लेकिन क्या इसका वाला जो बैक बॉन्डिंग यहां मिल रहा है क्या यहां मिलता, देखो यहां प्लस आया, फिर रेजोनेंस करके यहां प्लस आएगा, 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 फिर यहाँ वाला रेजोनेंस होकर वापस यहाँ आएगा और वापस यहाँ आएगा, ठीक है, याद है हम लोग बनाए थे। तो यहां पर भाई अगर हम लोग बात करें तो यहां पर वो बैक बॉन्डिंग नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो अब जरा जल्दी से बता दो मुझे कि इन दोनों में किस जगह पर अटैक होगा, विच इज मोर फेवरेबल, बताइए। ऊपर वाला, दिस इज मोर फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग से मिल रही है, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है और वो भी हाईली हाईली स्टेबल होगा क्योंकि सबका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब इस पे इस अल्फा पर मेजर नहीं बनेगा, इस अल्फा पर मेजर बनेगा। आया सबको समझ में कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देखा जाए। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको, चलिए भाई देखो तो जरा, जैसे मान लो अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। इसमें बताइए कहाँ करेगा। इसमें बताइए कहाँ करेगा, ठीक है, तो फटाफट तीनों की जो पोजीशंस हैं कर जाइए इसको वीडियो पॉज करके। हो गया, देखो, तो देखो इसमें फिर से इसी रिंग पर होगा अटैक और इसके पास एक ही अल्फा खाली है, बाकी दोनों बीटा है ना, तो अगर कोई अल्फा खाली है, एक बात तो पक्की है कि अगर अल्फा पर अटैक होगा तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और बीटा पर अटैक होगा तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब प्रेफरेंस जो होगा वो हमेशा अल्फा अटैक, है ना, तो हम लोग पहले अल्फा पर ही अटैक कराएंगे
और अल्फा मतलब प्रेफरेंस क्या, अल्फा पर ही अटैक होगा अगर अल्फा खाली है तो। हाँ, अब कौन से अल्फा पर होगा ये बात बस अपने को देखनी है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा अपना खाली है, एक अल्फा पर तो पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसी पर अटैक होगा। तो देखो इस पर जब अटैक होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, भाई ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करके यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ जब प्लस आएगा तो इसके बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, मतलब यहीं पर अटैक होगा। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग कराएं तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है OCH3 ऐसा है, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है ना, ऐसा सब्स्टिट्यूशन होगा। हो गया होगा। इसकी बात करें है ना, तो इसमें इस बार इस बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, है ना, क्योंकि इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है और इसमें एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग पे ये बात समझ में आई सबको, है ना। मोर एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग अंडरगोज द रिएक्शन फर्स्ट। तो इस पर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग बहुत स्ट्रांग वाला है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग वाला है, और इस पर बेंजीन जुड़ा हुआ है। बेंजीन से कुछ भी जुड़ा हुआ उससे मतलब नहीं है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो, तो अटैक इस वाले पर होगा, अब इस पर दो अल्फा अपने पास खाली है, बीटा पर तो नहीं होगा, अल्फा पर होगा। किस पर होगा सोचिए, है ना, किस पर होगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, देखो इस बेंजीन रिंग पर एक बेंजीन और जुड़ा हुआ है जो कि नॉर्मली एक्टिवेटिंग होता है, और इसमें NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे, लेकिन ऐसा जब भी होता था कि रेजोनेंस के थ्रू खींचता था तो वो वीकली डीएक्टिवेटिंग में आता था। याद आ रही है ना बात। तो ये अगर अगर इसको आप एक्टिवेटिंग नहीं समझते तो ये वीकली डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आएगा ना, तो भी उस हिसाब से भी अटैक किस पर होगा, इसी वाले बेंजीन रिंग पर होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो इस अल्फा पर अटैक कराएंगे या इस अल्फा पर कराएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है किस पे कराएगा। तो देखो अगर मान लो इस पर अटैक हुआ, इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो प्लस चार्ज कहाँ कहाँ आएगा बताओ, यहाँ आएगा प्लस, फिर रेजोनेंस होकर यहाँ आएगा प्लस, फिर ये रेजोनेंस होकर यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ जब प्लस आएगा तो NO2 अपने माइनस आई इफेक्ट से उस प्लस चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये वाले अल्फा अटैक पर, ये वाले पर अल्फा पर जब अटैक हो रहा है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है जिसको NO2 डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 7 ही हैं, लेकिन ये NO2 उस प्लस चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा है। दैट मीन्स अपने को एक बार इस पर भी चेक करना चाहिए। अगर इस पर भी जब अटैक होगा तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ NO2 पर प्लस चार्ज नहीं आया तो शायद वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल बात है, हम लोग बस यही देख रहे हैं। तो देखो जब हम लोग यहाँ अटैक कराएंगे तो प्लस चार्ज इस पर आएगा, फिर घूम के प्लस चार्ज इस पर आएगा, आएगा ना। पहले यहाँ आया, फिर ये वाला रेजोनेंस होकर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये वाला रेजोनेंस होकर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस पर नहीं आया, मतलब इस बार इस अल्फा पर अटैक नहीं होगा। ये अल्फा पोजीशन थी क्या, मतलब इस बार इस अल्फा पर अटैक नहीं होगा, इस अल्फा पर अटैक होगा। नहीं, तो यहाँ पर अगर अपने को मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग बड़े आराम से बना देंगे, है ना। यहाँ अपना NO2 जुड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और ये IT एडवांस में पूछा जाता है इस साल भी, है ना, एक क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है ना। बीटा नैप्थॉल लिया हुआ था और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया था। ठीक है, थोड़ा आगे का चीज था, उसमें कुछ कुछ बातें आगे की थी, इसलिए आज डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। तो तो ऑलमोस्ट 1-2 साल में ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, उसको बहुत आराम से समझो, बहुत सिंपल बात है। अब देखो इसमें भी फोर्थ वाला, इसमें भी इस बेंजीन पर अटैक होगा क्योंकि इस पर तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग लगा है। तो या तो इस अल्फा पर अटैक होगा या इस अल्फा पर अटैक होगा, इन्हीं दोनों में से किसी अल्फा पर अटैक होगा। क्या, बस अपने को चेक करना है। अगर इस पर अटैक हुआ तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये ऐसे टूटेगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब इस कार्बन पे नहीं आएगा। ठीक है,
अगर इस पर अटैक होगा तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा, फिर रेजोनेंस के बाद प्लस चार्ज। ये दिख रहा है ना आपको, क्योंकि आपको कॉपी पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद नहीं रखना है पहली बात, और आपको पूरा 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के नहीं देखना है दूसरी बात, है ना। ये नहीं कि पूरा बनाने लगे रफ में, समझ गए बात ना, वो आइडिया होनी चाहिए कहाँ कहाँ आ रहा है, तभी तो जल्दी होगा। हम लोग कोई ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं ईएस पर, है ना, कि नैप्थलीन में ईएस पर निबंध लिखा जाए, ठीक है। तो आपको बस फटाफट देखना है कहाँ कहाँ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जब इस पर अटैक हो रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आ रहा, जब इस पर अटैक होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब आ गया। तो ये NO2 अपने स्ट्रॉन्ग माइनस आई से इसको डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब इस बार अटैक यहाँ पर ना होके इस वाले अल्फा पर मेजर अटैक होगा। तो इसका भी प्रोडक्ट अगर अपने को लिखना हो तो हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पर लिख देंगे NO2, और यहाँ पर, है ना, इस बार इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ जाए, समझे बात ना। तो ये ES इन नैप्थलीन है, और यही सब बातें पूछी जा सकती है, या तो एक्टिवेटिंग लगाएगा कोई ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग लगाएगा, आप उसी हिसाब से आंसर कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट इसके आंसर, आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, अब एक चीज यहां पर और देख लिया जाए। देखो, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, एक बार हम लोगों ने सल्फोनेशन में इप्सो सब्स्टिट्यूशन की बात करी थी, ठीक है। तो एक बार आप सल्फोनेशन में जहां इप्सो बताया था, है ना, आप एक बार जल्दी से वो देखो क्या था, क्या होता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, क्या बात करी थी हम लोग, है ना। एक बार जल्दी से देखिए, फिर उस पर आगे बात किया जाए। देख लिया, तो देखो हम लोगों ने बात किया था कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि सल्फोनेशन जब उल्टा चलता है, मतलब अगर बेंजीन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे ES रिएक्शन, लेकिन अगर उसमें हम लोग वाटर डाल के, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस था, तो वाटर डाल के अगर हम लोग थोड़ा सा रिफ्लक्स कर दें, रिफ्लक्स मतलब थोड़ा सा हीट कर दें, बॉयल कर दें, तो वो रिएक्शन वापस आ जाता था, और SO3H ग्रुप को हटाकर वहां पर H लग जाता, ठीक है। मतलब कि अब SO3H के मेटा या पैरा पर नहीं गया, बोलो भाई, है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किए तो किसको हटाया, वो SO3H को ही हटाया। मतलब मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो क्या चीज है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर ग्रुप लगा है ना, और उसमें अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्रुप का जो भी डायरेक्टिंग नेचर है, या तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पोजीशंस पर आ सकता है, या पैरा पर आ सकता है, या मेटा पर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसका, है ना, क्या डायरेक्टिंग नेचर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पर अटैक करके इसी पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है खुद, और जो ग्रुप है उसको G+ बनाकर बाहर कर देता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये पोजीशन मैंने बताई थी आपको कि यही कार्बन जिस पर ये ग्रुप जुड़ा है, दिस पोजीशन इटसेल्फ इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन, समझे मेरी बात। अब देखो, अब थोड़ा सा ये इप्सो समझ में आ गया क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके ऑर्थो मेटा पैरा पर ना जाकर अगर सेम उसी जगह पर आकर उस ग्रुप को हटा दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसी पोजीशन को ही इप्सो बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और मैं कर लूं,
है ना। दो बातें, एक कि ऐसा हम लोग कब सोचेंगे, कब इप्सो सोचेंगे, ठीक है। देखो, तो जब भी ये ग्रुप प्लस जो बन के बाहर हो रहा है, अगर ये स्पीशीज हाईली स्टेबल है ना, अगर ये स्पीशीज जो है ना, जो जी प्लस बाहर हो रहा है, इफ दिस इज हाईली स्टेबल, तब इप्सो सब्स्टिट्यूशन का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब अगर ये हाईली स्टेबल है और ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तब इप्सो सब्स्टिट्यूशन हम लोग सोचते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि कब सोचते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है ना। बस वही आपको ध्यान रखना होगा कि बस इन्हीं जगहों पर इप्सो अपने को सोचना है। इसके अलावा अगर कहीं हो भी सकता है तो वो हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, है ना। मतलब थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे नहीं जान सकते कि यहाँ पर इप्सो होगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि भाई यहाँ पर इप्सो होता है। तो कुछ एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल है उसके, है ना, कुछ एकदम विश्वस्त एग्जाम्पल है कि ऐसे मॉलिक्यूल को जब भी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराया जाता है तो वहां पर इप्सो होता है, ठीक है। तो जरा पहले समझ लिया जाए कि कहाँ कहाँ इप्सो होगा। इप्सो की कंडीशन समझ गए, अगर ये जी प्लस हाईली स्टेबल होगा तब इप्सो होने का चांसेस होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, तो जो अपना जैसे SO3H ग्रुप है ना, अगर ये सल्फोनिक ग्रुप लगा है और इसमें अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जैसे H प्लस, जैसे ब्रोमीन प्लस, है ना, इस तरह के किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का अगर हम लोग अटैक कराएं तो ये इस पर अटैक करके ये बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ देगा और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल या H या ब्रोमीन, इनमें से जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा, प्लस साथ में बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, आएगा ना भाई। ये बॉन्ड बेंजीन की तरफ टूट रहा है तो इसमें प्लस आएगा और ये बैक बॉन्डिंग करके यहाँ पर क्या बना देगा, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H प्लस, और फिर ये H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पर SO3 गैस बनता दिखाई दे रहा है। क्या थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, गैसियस है, तो इसलिए हाईली स्टेबल स्पीशीज है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सल्फोनिक एसिड जब होता है बेंजीन पर तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है। समझ के बाद अब देखो एक चीज और यहाँ पर समझा जाए, और भी एग्जांपल्स हैं, कराता हूँ उसको। एक चीज और समझिए, देखो इप्सो सब्स्टिट्यूशन एज सच देखा जाए तो अपने कोर्स में नहीं है ना, क्योंकि सल्फोनिक एसिड अगर बेंजीन पे लग जाता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इसमें H प्लस मतलब अगर वाटर के साथ हम लोग हीट कर दें तो वो वापस आकर SO3H को हटा के वहां पर H आ जाता है, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो ये रिवर्सिबिलिटी जो है, जो वापस रिएक्शन आ रहा है, वो तो इप्सो ही है ना। लेकिन एनसीईआरटी में कहीं नहीं मेंशन है इप्सो। एनसीईआरटी में बोलता है रिवर्सिबल है, अगर वाटर डाल दोगे तो वापस वो बन जाएगा, दैट इज ऑल। इसको इस तरह से कह दिया जाए, या कुछ लोग इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से कह देते हैं कि नहीं दिस इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो ये अपने कोर्स में नहीं है और पूछा भी नहीं जाता। पूछा हाँ एक ही जगह जाता है, वो इस जगह पर, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन है कि वहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो H प्लस आकर वापस वहां पर जुड़ जाएगा। तो आईटी में भी एक आध बार जो सवाल आया है वो इसके रिवर्सिबिलिटी का ही इस्तेमाल करके आया है ना। लेकिन क्योंकि वो इप्सो भी है तो मार्केट में जो है वो है ना हल्ला हो गया कि इप्सो आ गया, इप्सो आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस पर बात करना है, कुछ क्वेश्चन अपने पोस्टर में भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग और जगह भी देखेंगे, तो इस वजह से हम लोग इस पर बात कर ले रहे हैं। लेकिन इस पर टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आईटी में आएगा तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप के ही साथ आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया सबको कि जैसे एक एग्जांपल ये है कैसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि ये हाईली स्टेबल गैस है ना, इस वजह से ये प्रोसेस जो है फिजिबल हो गया है और यही इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स भी देख लिया जाए। ठीक है, टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, सिर्फ सल्फोनिक एसिड का रिवर्सिबिलिटी जो है वो आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल काफी होती है,
ठीक है। आओ जैसे और एग्जांपल अगर इसका देखा जाए, तो जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर जुड़ा हो और इसमें अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का अगर हम लोग अटैक कराएं, ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, तो इसमें भी इस तरह से अटैक होगा इसी पोजीशन पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा और साथ में C डबल बॉन्ड O OH और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। फिर से ये बैक बॉन्डिंग करके अगर आप ध्यान से देखें तो CO2 गैस थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल गैस बना के बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर भी IPSO हो जाएगा। या मान लो अगर इस तरह का कुछ स्पीशीज है ना, मान लीजिए ऐसा है कुछ बेंजीन है और बेंजीन पे लेटर से यहाँ पे कार्बन से है ना 3 CH3 ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, और इसमें अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जैसे हैलोजन इसका अगर अटैक करा दें, तो ये बॉन्ड भी ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और साथ में एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना, काफी स्टेबल होता है, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे क्या सीखना है आपको कि भाई देखो जब ये बनता है तो इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर कहीं बनने का चांसेस होगा तो वहां पर भी IPSO हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर C यहाँ पर PH और PH ऐसा है और इस पे अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो यहाँ पर भी इस पर अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर एक जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया और साथ में है ना PH 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 यहाँ पर प्लस चार्ज ऐसा हो जाएगा, तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इससे भी कहीं ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर भी IPSO हो जा रहा है। समझ गए बात? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा कम कॉमन है, वो तो एकदम ही आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे आज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें सुन लीजिए, फिर लास्ट में हम वही बात बोल रहे हैं कि ये अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बता दिया जा रहा है कि आपको आइडिया हो कि IPSO क्या हो, क्योंकि कहीं पे नाम आ जाता है कहीं पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है सल्फोनिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो IPSO देता है, अगर वाटर के साथ रिवर्सिबिलिटी जो बात करी थी हम लोगों ने, एक वो बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, खुद से कहीं भी IPSO नहीं सोचना है, कहीं कन्वर्जन आया कि इसको इसमें कन्वर्ट करो तो आप वहां पर IPSO लगा दिए, नहीं, वो गलत हो जाएगा और आपको नहीं पता कि वहां IPSO हो सकता है कि नहीं। समझ गए बात ना? तो खुद से कहीं IPSO नहीं लगाना है कि यहाँ पर सर IPSO करा देते हैं, नो, पहली बात ये। दूसरी बात कि खुद से किसी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, तो IPSO वहां पर भी नहीं सोचना है अदर देन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होगा तब आप सोच सकते हो, उसके अलावा कोई ग्रुप होगा तो नहीं सोचोगे। समझ के बात ना? खुद से IPSO नहीं सोचना है, हाँ अगर ऑप्शन में है तब वहां ठहर के एक बार सोचोगे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पर IPSO सोचेंगे। अगर इनमें से जो मैंने बताया इसमें से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब आप वहां पर IPSO सोच लेंगे, अपने से नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिए। आओ एक चीज और देख लिया जाए, लिखो वर्क रिडक्शन। वर्क रिडक्शन एक बार हम लोगों ने एल्काइन में वर्क रिडक्शन पढ़ा था है? और उसमें पढ़ा था कि अगर एल्काइन होता है नॉन टर्मिनल वाला और उसमें लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन इथेनॉल अगर डाल देते हैं तो ट्रांस एल्कीन बना देता है वो, है ना। बेंजीन में भी वर्क रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जरा देख लिया जाए कि बेंजीन में कैसे वर्क रिडक्शन होगा। जैसे मान लो बेंजीन ले लिया हम लोगों ने और इसमें अगर हम लोग लिथियम इन लिक्विड अमोनिया डाल दिए या वही सारे रिएजेंट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल दिए या सोडियम इन इथेनॉल डाल दिए, तो इसमें
जो कंपाउंड बनता है वो ऐसा बन जाता है ना। मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड जो है ये मॉलिक्यूल जो है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके वहां पर H जोड़ देता है और ये दोनों पाई बॉन्ड को आइसोलेटेड बना देता है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक को रिड्यूस ही नहीं किया है, इन दोनों के कॉन्जुगेशन को भी तोड़ दिया है, ये दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है। तो सर ऐसा कैसे होगा सर, ये तो एरोमेटिक है, ये फिर नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है ना, ये क्यों हो जा रहा है? तो देखो रिएजेंट पर भी तो डिपेंड करती है बात, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ये एरोमेटिक है तो अब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं होगा, है ना, कुछ भी कर लो इसका कुछ होने वाला नहीं, ऐसा भी नहीं है। रिएजेंट अगर स्ट्रांग है तो सब अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये परेशान नहीं हुई है कि ये क्यों हो गया क्या हो गया, ठीक है, इस रिएजेंट के साथ बेंजीन रिड्यूस हो जाता है और एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होकर ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है। दिस इज अ फैक्ट और इस फैक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो तो अब इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखिए वर्क रिडक्शन भी एकदम वैसा ही है जैसा एल्काइन में कराए थे, ठीक वैसा ही। देखो जैसे लिथियम ले लिया, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है अपने को, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया, ये वाला पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा आ गया। अब देखो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये दोनों एकदम अगल बगल है, तो अगल बगल की वजह से रिपल्शन होगा। तो ये दोनों में से कोई भी, है ना, इससे दूर भागेगा, या तो ये रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा या ये रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, एक ही बात है। कर कौन रहा होगा रेजोनेंस, दोनों कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग एक बार में एक ही को दिखा रहे हैं। हमने माना कि भाई ये निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो जब ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा तो ये रेडिकल है और ये निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है और अगर ये अपोजिट हैं तो इनमें रिपल्शन मिनिमम है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों एकदम अपोजिट चले जाते हैं। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है और सॉल्वेंट के तौर पर अपने पास अमोनिया है NH2H, तो ये H यहां से ये खींच लेगा और, है ना, ऐसा कुछ यहां पर बन जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे देगा और फिर यहाँ पर H आ चुका है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और फिर अमोनिया से सेम स्टेप रिपीट होते हुए ये H प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट होकर ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या समझे बात ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव आया, फिर H प्लस लेकर ऐसा हो गया। ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है? ठीक है भाई। अब देखो, अब मान लो बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, दो ही तरह का ग्रुप जुड़ सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा जैसे ये, और या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। मान लो ऐसा दे दिया एरो पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाकर बेंजीन दे दिया और लिथियम में लिक्विड अमोनिया डाल दिया। तो अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। पिछली बार कोई भी एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जा रहा था और दो पाई बॉन्ड बच रहे थे जो एक दूसरे के अपोजिट पर थे, और कोई भी दो पोजीशन अगर वो हो तो वो एक ही बात थी। लेकिन जब जुड़ जाएगा तो अब दो पॉसिबिलिटी है, कहां कहां वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, कहां वाला नहीं होगा ना। तो अब इसको जरा समझना है, तो जरा देखा जाए मैकेनिज्म से देखते हैं हम लोग। देखो भाई यहां पर प्लस एम इफेक्ट होगा क्या इसका, और प्लस एम से इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा। इन तीनों पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव होंगे क्या, और ये जब इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को
तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो ये बात तो श्योर है कि इस इलेक्ट्रॉन का इस बार अटैक ऑर्थो या पैरा पर नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस है, और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन का अटैक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिवली चार्ज है, इसलिए मेटा पर होगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन का अटैक मेटा पर हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा क्या, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर OCH3 ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन है, दोनों अगल बगल में है। तो जब वहां पहुंच जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये OCH3 है और यहाँ रेडिकल है, तो एक H यहाँ जुड़ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करके, है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से सेकेंड स्टेप में एक्सेप्ट करके यहाँ पर भी H आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 2 स्टेप्स के बाद जो अपने पास फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा OCH3, यहाँ पर H, क्या समझे बात, मतलब इन दोनों पोजीशंस पर पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इन दोनों पोजीशंस पर नहीं। ठीक है, तो ऐसा हुआ। इसमें एक एग्जांपल और देख लो कि अगर मान लो अपने पास बेंजीन पर NO2 ग्रुप जुड़ा और यहाँ पर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया हो, ठीक है, तो इस बार NO2 का माइनस M इफेक्ट होता है, और माइनस M इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस बार इलेक्ट्रॉन का जो अटैक होगा वो मेटा पर ना होकर वो ऑर्थो या पैरा पर ही होगा। कहीं भी कराओगे प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि ऑर्थो और पैरा तो सेम पोजीशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, तो चलो मान लिया पैरा पे हमने करा दिया, तो जब हम पैरा पर इलेक्ट्रॉन का अटैक कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ NO2, यहाँ पर रिपल्शन है तो फिर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा दोगे, और इस बार जो नेगेटिव चार्ज है वही जाना चाहेगा रेजोनेंस में, है ना। इस बार जो नेगेटिव चार्ज, हम लोग बोला था ना कि दोनों में से कोई भी जा सकता है, लेकिन इस बार नेगेटिव चार्ज ही जाना चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा अगर, तो ये नेगेटिव चार्ज है और NO2 है, तो इसको बढ़िया रेजोनेंस भी मिल जाएगा और माइनस आई इफेक्ट से भी स्टेबलाइज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। और फिर आफ्टर 2 स्टेप्स फिर से क्या हो जाएगा भाई, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स जो भी हो, यहाँ पर एक बार H एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर भी एक बार H एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिलता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर H आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में डिफरेंस देखिए, आया ना समझ में बात, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इन दोनों पोजीशंस पर पाई बॉन्ड है, और विड्रॉइंग लगा होगा तो इन दोनों पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इन दोनों पोजीशंस पर है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पर है। क्या, ठीक है, इसको अपने हिसाब से याद कर लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो जिस कार्बन पे वो जुड़ा रहता है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहता है उस पर पाई बॉन्ड होता ही होता है, और फिर अगर इस पर बना दिए तो फिर उसके अपोजिट दूसरी तरफ बना दो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इस कार्बन पर नहीं होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो इस पर होगा और इस पर होगा, तो इन दोनों को बना दो। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ा जाए। हो गया होगा। चलिए, ये हो गया। और देखा जाए, अब लिखो एक पॉइंट, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन
ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। एक बार हम लोगों ने पहले बात की है कि बेंजीन आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, है ना, बेंजीन का एज सच ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हम लोग बेंजीन के साइड चेन अगर लगा होगा बेंजीन पर तो वो आराम से ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग साइड चेन ऑफ बेंजीन को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, बस आपको पैटर्न ध्यान रखना है। जैसे मान लो बेंजीन का साइड चेन मिथाइल है, टॉल्यूइन ले लिया हम लोग, और इसका ऑक्सीडेशन अगर अपन ने करा दिया KMnO4 H प्लस हीट, या हमने करा दिया KMnO4 OH माइनस हीट, है ना, या K2Cr2O7 से करा दिया, तो जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, इस कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म नहीं ध्यान रखना है इसका, इसका सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजीन से जुड़ा अगर कोई साइड चेन है तो उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, किससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो सीधा ऑक्सीडाइज हो जाता है COH ग्रुप में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये C14 दिया होता तो ये कार्बन C14 होता, ठीक है। चलो, तो ऐसा हो गया। अब जैसे मान लो इससे बड़ा साइड चेन है, बेंजीन है, CH2 CH3 है, और सेम रिएजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज करा दिए, तो ये जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये वाला, दिस विल बी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू COH, समझे, मतलब प्रोडक्ट क्या मिला, सेम। इस कार्बन का क्या हुआ सर, तो ऑक्सीडाइज होकर कुछ CO2 O2 बन गया हो, उससे अपने को लेना देना ही नहीं है ना, पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये वाला कार्बन विल ऑक्सीडाइज इनटू COH, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर और एग्जांपल लें, और बड़ी चेन कर दें, जैसे मान लो हमने कर दिया CH CH3 CH3, ऐसा कर दिया सेम रिएजेंट के साथ, कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला, तो ये ऑक्सीडाइज होकर सीधा किस में भेज दोगे, COH ग्रुप में। बाकी का क्या हुआ, बाकी कुछ भी बन गए होंगे, CO2 बन गए होंगे, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। सिमिलरली मान लो अगर हम लोग ऐसा कुछ चेन ले ले, CH3 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 ऐसा ले लिए और इसका सेम रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराए, तो इस बार ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टर्शरी ग्रुप लग जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब सिंपल शब्दों में कि वो कार्बन अगर जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जैसे इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इन तीनों के पास हाइड्रोजन थे, तो अगर हाइड्रोजन इनके पास, इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हो क्या, क्योंकि ये तो इसके साथ हाइपर कन्जुगेशन कर रहा है ना बेंजीन के साथ, बोलो भाई। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो वो ऑक्सीडाइज साइड चेन ऑक्सीडाइज नहीं होता। मतलब बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सिमिलरली मान लो थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ऐसा लिया CH डबल बॉन्ड CH2, अब साइड चेन नहीं लिया हम लोगों ने, अब हमने साइड चेन ही है एक तरह से, लेकिन अब यहाँ पर क्या दे दिया, पाई बॉन्ड दे दिया, तो ये तो एल्कीन हो गया ना, और एल्कीन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन पड़े है शायद हम लोग, याद आ रही है बात, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता था पूरा पूरा और ये COH हो जाता था, याद आ रही है ना बात, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन CO2 में चला जाएगा। क्या अगर मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करा दिया, तो एल्काइन का भी हम लोग इस तरह से ऑक्सीडेशन कराए हुए हैं, तो ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर कर देते हैं गलती, कैसी गलती, बोलते सर यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी तरह ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एल्काइन का जो पाई बॉन्ड है दैट इज द साइट ऑफ रिएक्टिविटी एंड साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कोई अनसैचुरेशन नहीं था, कोई
पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड नहीं था इसलिए वहां पर नहीं हुआ, यहाँ पर तो होगा क्योंकि ये तो एल्काइन है। समझ रहे हैं ना बात? चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए, और भी कुछ एक दो एग्जांपल है देख लिया जाए। साइड चेन का ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे हैं, और सिंपल सी बात है, साइड चेन विल ऑक्सीडाइज्ड, है ना, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड डायरेक्टली टू COH, और इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं देखना है, सीधा सीधा प्रोडक्ट जानना है। चलिए और भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो अगर ऐसा हो कीटोन हो कोई, इसका केवलोफोर के साथ ऑक्सीडेशन करा, तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि कीटोन्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, और हम लोग किसी भी ऑक्सीडेशन में कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कराते थे। लेकिन जब बेंजीन में जुड़ा रहेगा कीटोन तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब बेंजीन के साइड चेन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो एल्कीन के ऑक्सीडेशन के समय जो कंडीशंस रखते हैं उससे ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन यहां पर रखते हैं, इसलिए कीटोन यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझे मेरी बात? मतलब जब हम लोग एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते थे और कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन मिलता था, आपको याद हो तो, है ना, तो वहां पर जो हम लोग कंडीशन रखते थे ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो ऑक्सीडेशन की कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड होती थी एज कंपेयर टू जब बेंजीन के साइड चेन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर इसको भी ऑक्सीडाइज कर दोगे, ठीक है ना, यहीं पर करोगे। अब ये नहीं कि सर वहां पे ड्रास्टिक लिखा होगा तो वहां पर नहीं लिखा होगा ड्रास्टिक, अगर लिखा है तब आप उसको भी कर देंगे इसी तरह से, ठीक है। लेकिन वहां जनरली नहीं लिखा रहता है ड्रास्टिक, वहां पे वही केमनोफोर ऐसा लिखा रहता है, तो आप उसको कीटोन तक ही ले जाओगे अगर कोई कीटोन बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो कीटोन्स इन जनरल नहीं ऑक्सीडाइज होते, लेकिन यहां पर ये टॉटोमराइज कर सकता है क्या? देखो तो बिल्कुल कर सकता है। ये COH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये एक तरह से एल्कीन है, और ये अब इस बार COH में सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर COH और ये वाला पोर्शन CO2 में चला जाएगा, ठीक है। मान लो अगर हम लोग और एग्जांपल लें, मान लो बेंजीन है, ऐसा जुड़ गया है, ऑक्सीडाइज करा रहा है से, तो देखो एक ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक ये कार्बन ऑक्सीडाइज, और ये वाला पोर्शन जो है वो मॉलिक्यूल से टूट कर बाहर हो जाएगा, और वो चाहे जो बने उससे अपने को लेना देना नहीं होता, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इधर वाला पोर्शन क्या बनता है उससे अपने को लेना देना नहीं है। तो ये क्योंकि इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन थे, एक ये भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर ये बना, और ऑर्थो पर अगर दो COH ग्रुप हो एक दूसरे के ऑर्थो पर, अगर ये ग्रुप लगा है तो ये ऑर्थो हो गया, ये लगा है तो ये ऑर्थो हो गया, तो इसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं, याद है, थैलिक एसिड, ठीक है, तो नाम ध्यान रखोगे। सिमिलरली नैफ्थलीन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, नैफ्थलीन का, अगर नैफ्थलीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, देखो बेंजीन आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, लेकिन नैफ्थलीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो फ्यूज बेंजीन है वो इसके लिए, इस बेंजीन के लिए वो साइड चेन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन COH में चला जाएगा, ये कार्बन COH में चला जाएगा, तो नैफ्थलीन से भी अपने को क्या मिलेगा? COH और COH। आई ना बात समझ में? कि नैफ्थलीन को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कराएं केमनोफोर के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेंजीन नहीं होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा हो बेंजीन और ये OH, ठीक है, तो अब इसमें एक चीज फंसेगी, आप दो प्रोडक्ट सोच सकते हो यार, वो मैं और थोड़ा सा बढ़िया से बना, ये चीज, अब ये नैफ्थलीन है
और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब दो रास्ते हैं, कुछ लोग इस वाले रिंग को ऑक्सीडाइज करा दोगे जैसे ये हुआ था तो बेंजीन वही प्रोडक्ट बनेगा, बोलो भाई। और कुछ लोग इस रिंग को कराओगे तो ये प्रोडक्ट में यहां पर OH होगा, दोनों में से एक ही सही होगा, है ना। तो जब भी नैफ्थलीन में कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है वही ऑक्सीडाइज होती है। तो ये बेंजीन रिंग पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है और यही ऑक्सीडाइज होगी। तो मतलब यहां पर प्रोडक्ट विल बी सेम COH एंड COH। अगर इसको इस बार आप थोड़ा सा फिर से बना दें ठीक से तो ऐसा ऐसा हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ऑक्सीडाइज होगी। जैसे मान लो अगर ऐसा हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, केवल 4 स्ट्रॉन्ग दे दिया, तो अब ये नैफ्थलीन है, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन है NO2 का, तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ये वाली, क्योंकि इस पे तो डीएक्टिवेटिंग हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन अगर करा देंगे तो अपने को प्रोडक्ट COH मिलेगा। मतलब अगर यहाँ से ऑक्सीडेशन का COH यहाँ से मिल जाएगा और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे NO2 है तो यहाँ पर NO2 जोड़ देंगे। समझे बात। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे आपको जैसे भी लिखा हो, चाहे सर्कल बना दिया हो बीच में, चाहे ऐसा बॉन्ड बनाया हो, चाहे इधर बेंजीन बनाया हो और इधर ऐसा बॉन्ड बनाया हो, चाहे जो जैसा भी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे, तो चाहे जैसा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हो, आप हमेशा रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पहले ऑक्सीडाइज होगी और वही ऑक्सीडाइज करा के प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आ जाओ, एक कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेंजीन का ही, है ना। वैसे तो ये हम लोग को आगे भी पढ़ना है ना। लेकिन थोड़ा आगे फिनॉल में पढ़ना है और एनिलिन में पढ़ना है, तो वो कुछ चीजें हैं जो किसी किसी क्वेश्चन में यूज होता है ना। और IIT का भी बहुत फेवरेट है वो, तो मैं यहाँ पर उसको लिख दे रहा हूँ, है ना। वो चीज अभी एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए, उस रिजल्ट जानते रहिए कि क्या होता है कैसे होता है। आगे हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे जब जरूरत, जहां पर उस फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग बात करें कुछ और रिएक्शन है तो इसमें एक है ना, नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन्स। एनिलिन जानते हैं सब लोग ना। देखो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का कुछ रिएक्शन, जैसे एनिलिन है, ये एनिलिन है, इसका अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, इसका अगर हम लोग नाइट्रेशन कराएं एनिलिन का, ठीक है, तो आपसे रिजल्ट क्या इससे उम्मीद रखते हैं आप, क्या रिजल्ट बनेगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन करा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो प्रोडक्ट ऑर्थो या पैरा पर ही बनेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा है ना सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है। जैसे ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन तो मिला ही, पैरा नाइट्रो एनिलिन भी मिलता है, पैरा नाइट्रो एनिलिन भी मिलता है, और मेटा नाइट्रो एनिलिन भी मिलता है ना। तो अच्छा, अगर हम लोग परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर ये 2% बना
तो ये 51% के आसपास बनता है और ये 47% के आसपास बनता है। मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जब इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं तो अपने को एक्सपेक्टेड था कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्टिव मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली मेटा काफी ज्यादा मिल गया है, 47% मिल गया है। ठीक है, तो ये बात हम लोग एनिलिन में पढ़ेंगे एक बार फिर से, यहाँ पर भी हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और इसका अपने को यूज आएगा बीच बीच में भी। ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई ये क्यों बन गया इतना ज्यादा, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ये रिजल्ट ऑब्टेन्ड है। उसकी वजह ये है ना, कि देखो क्या हो रहा है कि ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है और ये बेसिक है, तो इसमें H प्लस का अटैक इस पे भी तो हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन भी तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर इस तरह का एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, ये H प्लस जो कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 से आकर अगर यहाँ पर NH3 प्लस ऐसा बना दे, तो अब ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा ना, ये वाला है ना, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस वजह से कुछ मॉलिक्यूल का अटैक इसके मेटा पर हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका 1 मोल हम लोगों ने लिया है, तो 0.47 मोल जो है वो एक ऐसा इक्विलिब्रिया बन जाता है। समझ गए बात? मान लीजिए 1 मोल ये लिया, तो इतने हाईली एसिडिक मीडियम में एक इस तरह का इक्विलिब्रिया एनिलीन के साथ बना लेता है, जिसमें ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एनिलीनियम आयन जो है वो 0.47 मोल रहता है और ये 0.53 मोल रहता है इक्विलिब्रियम में। तो 0.47 ये जो है इससे कंप्लीट बनता है क्या अपना मेटा प्रोडक्ट, ये बन गया। और जो 0.53 बना उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑर्थो और पैरा पर, तो पैरा वाला अपना इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.53 मोल, 51% ये बन गया और 2% ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एनिलिन का जो नाइट्रेशन अगर हम लोग कराते हैं तो इसमें मेटा भी कंसिडरेबली हाई बनता है बिकॉज ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रिया फॉर्म। ठीक है, और ये क्वेश्चन आईटी में भी पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलो तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक दो और रिजल्ट है उसको देखकर ये चैप्टर फिनिश किया जाए। देखिए दूसरा है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलिन्स। हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स एंड एनिलिन्स। देखो एक इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है कि आप देखो जब हम लोग फिनॉल ले लेते हैं या एनिलिन ले लेते हैं और इसमें अगर हम लोग ब्रोमीन डाल दें इन वाटर, तो बताना है सबसे पहला बात जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस पे सोच कर बताइए कि यहाँ पर ES रिएक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पॉइंट स्पेसिफिकली लिखा था कि बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन पॉसिबल नहीं होता जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड प्रेजेंट ना हो। याद है ना, X2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेते थे, यहाँ पर हम लोग ने हैलोजन लिया है और ये कोई लुईस एसिड नहीं है, ये तो एक न्यूक्लियोफाइल है या सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बेंजीन का अगर हम लोग डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराते थे तो नहीं होता था, लेकिन फिनॉल्स और एनिलिन्स का हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर समझनी है। मतलब यहाँ पर जब हम लोग फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो केवल, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बोलो, तो केवल एक ऑर्थो या पैरा पर नहीं, सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है फिनॉल और ब्रोमीन। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, है ना, फिनॉल का टेस्ट की तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराएं तो बिना लुईस एसिड के
प्रेजेंस के ये रिएक्शन हो जा रहा है, और तो और सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जा रहा है। उसकी दो वजहें हैं। पहली वजह ये है कि इसका इतना बढ़िया एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इतना बढ़िया प्लस इफेक्ट होता है OH का, कि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये हो जाता है। और हैलोजन तो अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है, हम लोग पढ़े ही हैं, एल्कीन इस पर अटैक करता था, याद आ रही ना बात। तो क्योंकि बेंजीन की तुलना में फिनॉल एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये अब डायरेक्ट इस पर अटैक कर पा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज जो आया है ना, इस नेगेटिव चार्ज से डायरेक्ट अटैक करके ब्रोमीन को बाहर कर देगा। समझे ना बात? ठीक पहले जैसा, मतलब ऐसे समझो कि भाई ये ब्रोमीन है और ये इतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन गया कि इस पर अटैक करके ब्रोमाइड को बाहर कर दिया। ठीक है, बोले सर ES में तो ये इस पर अटैक करता था। तो एक ही ना बात है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करे, एक ही तो बात है। ऐसा मत परेशान होइए, है ना, सिंपल बात है। समझ गए? तो उसकी पहली वजह ये है कि इट इज हाईली हाईली एक्टिवेटेड, है ना, ये हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन है। ठीक है, तो एक वजह ये हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिनॉल अब किसी भी मॉलिक्यूल से बिना लुईस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, वो सिर्फ ब्रोमीन वाटर के साथ ही ऐसा करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रोमीन जो है ना, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, और साथ ही साथ वाटर के प्रेजेंस में ये जो ब्रोमीन है ये पहले से ही पोलराइज्ड फॉर्म में रहता है। से वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो एक को पार्शियल पॉजिटिव बना देता है और दूसरे को पार्शियल नेगेटिव बना देता है। मतलब जो ये पार्शियल पॉजिटिव वाला एंड है वाटर का, ये इस ब्रोमीन को खींचने लगता है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जो नेगेटिव वाला एंड है वो तो ये हाईली पहले से हाईली पोलर बना देता है इसको। समझ गए बात? हाईली पोलर एंड रिएक्टिव। तो ब्रोमीन वाटर जब ले लेंगे फिनॉल के साथ, तो क्योंकि दोनों का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो हाईली एक्टिवेटिंग हो गया रिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया वाटर, जो पोलर सॉल्वेंट है वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट इस ब्रोमीन ब्रोमीन को पहले से पोलराइज किया रहता है ना, तो ये पोलर हो जाता है। मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो दिखाई दे रहा है आपको, ये काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका अटैक इस पे बहुत आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर तीनों पोजीशंस पर आ जाता है। और सेम रिएक्शन जो है वो एनिलिन भी इसी तरह से देगा, क्योंकि एनिलिन जो है वो तो फिनॉल से भी ज्यादा अच्छा एक्टिवेटेड है। क्या अगर इसका भी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, तो यहां पर भी एनिलिन और साथ में सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, और ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है। ये टेस्ट ऑफ एनिलिन के काम आता है। समझ गए बात? और एक ये रिजल्ट है, और एक है कि अगर अपने पास फिनॉल है या एनिलिन है, ठीक है, फिनॉल या एनिलिन दोनों ये रिएक्शन देते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 के साथ करा दें या CCl4 के साथ करा दें, मतलब ब्रोमीन ले लिया इस बार हम लोगों ने, लेकिन इस बार सॉल्वेंट के तौर पर पोलर सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया है, हम लोगों ने CH2 या CCl4 लिया है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस केस में इस ब्रोमीन का जो रिएक्टिविटी है वो इस ब्रोमीन की तुलना में कम हो जाएगा। तो इस वजह से इस बार सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नहीं आएगा, है ना, इस बार सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर आएगा। मतलब OH NH2, चाहे OH हो चाहे NH2 हो। समझे बात ना, कि अगर फिनॉल या एनिलिन ले लिया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब सॉल्वेंट के तौर पे पोलर सॉल्वेंट वाटर होगा, तो सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। और अगर CH2 या CCl4 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो इस जगह पर ब्रोमीन जो है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से इस बार या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। और मेजर हम लोगों ने पहले भी बात करी है
कि मेजर इन जनरल कौन सा होता है, पैरा होता है, क्योंकि है ना सिर्फ वहीं पर ऑर्थो होगा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होंगे, तो यहाँ पर मेजर जो है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इसमें आप पूरा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें करा दूंगा। ईएस यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इतना बढ़िया से रिवाइज करके सारा पोस्टर, पोस्टर प्लस, आईटीआर, ये सब बढ़िया से लगाइए, टेस्ट की तरह लगाइए, है ना। और भी जो साइड बुक्स आपको रिकमेंड करी गई है उसको लगा के खत्म करिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार।